हाँ, तो आज बात करेंगे हम नेपाल की। तो नेपाल में जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा युद्ध हो रहा है, महाभारत छिड़ी हुई है एक तरीके से। तो आखिर यह हुई कैसे है, मैटर क्या था और किसने करवाई है, सब सारी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी। इस रैपर और डीजे ने करवाया है नेपाल में जेनजी आंदोलन, लेकिन कैसे, पूरी कहानी को जानते हैं। 2008 में राजशाही खत्म कर नेपाल को लोकतंत्र मिला था। जनता को लगा कि अब सब ठीक होगा। 17 सालों में 13 सरकारें आई और गई। नेताओं ने जनता की तिजोरियां खाली कर अपनी जेब भर ली। इसका नतीजा ये है कि नेपाल का हर एक नागरिक पैदा होते ही 90,000 नेपाली रुपये के कर्ज में दबा है। बेरोजगारी आसमान पर, अर्थव्यवस्था का 28% उन मजदूरों पर टिका है जो अपनी धरती छोड़कर बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब का असली बीज 2015 में पड़ा, जब नेपाल में भूकंप। 2008 से लेके जो मतलब क्या कहते हैं, इस जो युद्ध है इसकी जो नींव रखी गई थी 2008 में। 2008 से फिर ये आए 2015 में। अब जानेंगे कि 2015 से फिर कहाँ गए हैं। पाया और उस भूकंप की वजह से लगभग 9,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इस त्रास भाई 9,000 बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। 9,000 और कितने लोग बेरोजगार हुए। ने एक नौजवान डीजे सुल्तान गुरुंग की पूरी जिंदगी ही पलट दी। भूकंप में उसने अपने छोटे बेटे की लाश अपने हाथों में उठाई और तभी कसम खाई कि वह अपनी बाकी की जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताएगा। सोशल मीडिया पर उसने अपील डाली और देखते ही देखते लगभग 300 लोग उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने दूर दराज इलाकों तक अनाज और दवाइयां पहुंचाई, घायलों को बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। यह पहली बार था नेपाल के लोगों ने देखा कि बिना सरकार के भी लोग एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। यही से था जेनजी आंदोलन का असली जन्म। समय बीता और गुरु मतलब कि ये जो डीजीआई है इसने ही ये आंदोलन शुरू किया था। क्यों? क्योंकि इसके बेटे की डेथ हो गई थी। तो उसने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। मेन चीज ये है कि कुछ करना चाहिए। तो वहां से बेसिकली इसकी नींव रखी गई थी जो है। जब इतने सारे लोग मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखो किसी बंदे को ऐसे आगे आना पड़ता है जिसके थ्रू और बाकी की हिम्मत बन जाती है कि हाँ भाई हम भी है इसके साथ। तो 300 लोग, जैसे अभी बताया गया कि 300 लोग और जुड़ गए थे। 300 लोग बहुत मायने रखते हैं वो भी। चलो आगे देखते हैं। ने 2020 में हामी नेपाल नाम का एक संगठन बनाया। अब उनकी पहचान एक ऐसे नौजवान के रूप में हो गई थी जिसने क्लब और पार्टी छोड़कर अपना जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इसी दौर ये देखो कितना अच्छा, मतलब ट्रांजेक्शन बोल लो इसको, कितना अच्छा है कि जो रैपर है डीजीआई का काम करता है वो बंदा ने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद वो लोगों की सहायता करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि इसमें मैंने अपना बेटा खोया है, ताकि और किसी आने वाली जो जनरेशन है जिसको हम जेनजी जनरेशन बोलते हैं, जो 2000 से जो बच्चे सारे जो हुए हैं उसको हम जेनजी जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो भी 2000 से पहले पहले हैं उनको हम जेनजी जनरेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो उनसे 2000 के बाद जनरेशन पैदा हुई है उसको हम जेनजी जनरेशन बोलते हैं। तो उन्हीं के लिए ही मेन चीज है, ये सारा आंदोलन हुआ था, सब कुछ हुआ था। ठीक है। में एक और शख्स उभरा, बालेंद्र शाह, जिसे लोग प्यार से बालन शाह कहते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसने रैप को अपना हथियार बनाया और अपने गीतों में करप्ट नेताओं और जनता की तकलीफों के खिलाफ आवाज उठाई। लोग उसके गीतों में सच्चाई सुनते थे, लेकिन बदलाव सिर्फ गीतों से नहीं आने वाला था। इसलिए 2022 में उसने स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर काठमांडू से मेयर का चुनाव लड़ा। किसी भी नेता ने इस रैपर को सीरियसली नहीं लिया। सोचा एक रैपर क्या कर लेगा, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। बड़े बड़े दलों को हराकर बालन शाह मेयर बन गया। मेयर बनने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। नगर निगम में करप्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन बालन शाह ने सत्ता में आते ही करप्शन के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। कचरा प्रबंधन और निजी अस्पतालों और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने तक उसने वो कर दिखाया जो दशकों से कोई भी नहीं कर पाया। उसकी ईमानदारी और सख्त फैसलों ने उसे जनता का हीरो बना दिया। 8 सितंबर को जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो जेनजी सड़कों पर उतरे। बेशक वो सड़कों पर उतरे करप्शन के खिलाफ, लेकिन वो गुरुंग ही था जिसने बोला कि सड़कों पर यूनिफॉर्म और बैग लेकर निकलो, ताकि सबको पता चले कि यह लड़ाई किसी भी पार्टी की नहीं। और जब मेयर होते हुए भी बालन शाह ने जेनजीज का समर्थन किया तो उनका हौसला डबल हो गया। देखते ही देखते प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता तितर बितर हो गई और अब पूरा नेपाल चाहता है कि बालन शाह को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन अब इस उथल पुथल के बीच एक और गेम चल रहा है। पूर्व राजा और उनके समर्थक फिर से नेपाल में राजशाही लेकर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके हिसाब से नेपाल का भविष्य किसके हाथों में होना चाहिए, जेनजीज?
हाँ, तो इसकी पूरी कहानी ये है कि जैसे ही नेट बंद किया गया नेपाल में, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब यूज करने पे बैन लगा दिया गया, तो उसमें समर्थन में जनजी सारे बाहर निकले थे। क्यों? क्योंकि देखो सोशल मीडिया सिर्फ एक मनोरंजन नहीं रह गया आजकल। सोशल मीडिया पे लोग अपना वो दिखाने लग रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। किसी का रोजगार है नेट पर, ठीक है, कोई अपना टैलेंट दिखा रहा है, कोई बच्चों को सिखा रहा है, सब कुछ आजकल नेट पे हो रहा है। और वही चीज आप बंद कर दोगे तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। जिनके पास ट्यूशन जाने की फीस नहीं है वो फोन से ही सीख रहा है। तो वो चीज के लिए ही ये युद्ध हुआ था। ये बताया गया है कि जैन जी इसके खिलाफ थे कि इस चीज को बंद मत करो, ठीक है। बट मेन चीजें वहां पे क्या था ना, जैसे कि एक जने को वोट देते हैं फिर उसको खड़ा करते हैं। उनका था कि जो पुरखों से आ रखी थी उनको ही बिठाना है। तो फिर उज्जैन जी जो आजकल की जनरेशन है उसने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग ऐसा मत करो। तो ये उसकी वजह से युद्ध हुआ था। अब जो ये रैपर है इसको बोल रहे हैं उठाने के लिए कि इसको सत्ते पर बिठाओ। जो नेता है, जो उनके बच्चे थे, उन जो नेताओं के बच्चे बाहर जाकर क्लब वगैरह में जाते हैं, जो नेपाल का पैसा है वो वहां जाके बर्बाद करते हैं, वो चीज भी सब इंटरनेट पर थी। वो सब भी दिखाई गई थी, वो सब भी दिखाई गई थी। इसकी वजह से नेट बंद कर दिया था नेपाल में। तो अभी क्या था ना, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि उनको चाहिए मोदी की तरह, मोदी की तरह उनको अपना एक नेता चाहिए, जिसके रूप में ये रैपर्स को देख रहे हैं। ये जो रैपर है जो शुरू से इनकी मदद करता हुआ आया है उसको देख रहे हैं ये। अब आगे चल के पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा, बट मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियो लाती रहूंगी। तो अभी कंटिन्यू जाना नहीं है कहीं से कहा था कि नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराएं, लोकल ऑफिसेस खोलें, कंटेंट मॉडरेशन की ऑफिसर अपॉइंट करें और जरूरत पड़ने पर यूजर जो डेटा है वो सरकार के साथ साझा करें। लेकिन इन कंपनीज ने वहां ऐसा करने से मना कर दिया। नेपाल का यूजर बेस बड़ा छोटा है, खर्चा बड़ा है, इसलिए अमेरिकी कंपनीज ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और 4 सितंबर को ये बैन वाली बात आ गई। कंपनीज ने जो 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया गया था उसको फॉलो नहीं किया, उसकी परवाह नहीं की और अगले ही दिन नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स की जो स्क्रीन से वो ब्लैक हो गई। जेन जी का गुस्सा असली क्यों भड़का, आइए आपको बताते हैं। जेन जी एक ऐसी जनरेशन जो इंटरनेट के साथ आगे बढ़ी है, सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है और उसी पर अपनी पहचान बनाई है। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी, संवाद और पहचान का प्लेटफॉर्म। जब ये छीन लिया गया तो सही बात है यार। जो आजकल की जनरेशन है वो सारा काम तो ऑनलाइन ही कर रही है, यूट्यूब पे ही करने लग रही है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये सब चीज तो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे कि इनकी वजह से बहुत सारी हमें हेल्प भी मिलती है, बहुत सारे हम लोग सेफ भी रहते हैं इन सब चीजों से। और यही सब चीजें बंद कर देंगे तो फिर बंदा करेगा तो करेगा क्या? उनके दिल पर चोट पहुंची। स्कूल के बच्चों ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, किताबें और बैग उठाए और सड़कों पर उतर आए। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हाथ से लिखे हाँ, पोस्टर। ये चीज ना उसने रैपर ने बोली थी कि अगर आंदोलन करना है तो स्कूल ड्रेस एंड बैग जरूर लेना है, क्योंकि इन लोगों को दिखाना है कि ये आजकल की जनरेशन है, ये जेनजी जनरेशन है। बनाए और नारे लगाए। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये युवाओं का विद्रोह था। एनजीओ हामी नेपाल ने इसे और संगठित कर दिया। इंस्टाग्राम पर ये मैसेजेस फैलाए गए कि स्कूल ड्रेस पहन करके आओ, किताबें लेकर के आओ, ताकि ये साफ दिखे कि ये युवाओं का आंदोलन है, ना कि दलों का। एक और इस आंदोलन का एंगल है, वो है नेपो बेबी एंगल। पिछले कई महीनों से नेपाल के सोशल मीडिया पर पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिली की आलीशान लाइफस्टाइल की वीडियोस जो है वायरल हो रही थी। महंगी कार्स में सवार, ब्रांडेड कपड़े। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो इन नेताओं के बच्चे हैं, ठीक है, वो जाकर इनको नेपो बेबीज, नेपो किड्स बोलने लगे थे। क्यों? क्योंकि ये जाकर जो नेपाल का पैसा था ना, इनके जो नेता के बच्चे थे वो बर्बाद कर रहे थे। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही थी। तो इस चक्कर में भी कुछ जो आजकल की जनरेशन है, जेनी जनरेशन जिसको बोलते हैं, वो भी भड़क रही थी, जो चीज मैंने आपको बताई थी। बेबीज, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के जो परिवार थे वो खास निशाने पर थे। एक तरफ तो इस देश की प्रति व्यक्ति आय केवल $1300 है, बेरोजगारी चरम पर है और दूसरी ओर जो सत्ता में बैठे परिवार हैं वो ऐशो आराम में डूबे। यही असमानता युवाओं के गुस्से को इतने चरम तक पहुंचा गई। सरकार ने सोचा था कि सोशल मीडिया बैन से आग बुझ जाएगी, लेकिन ये डिसीजन उल्टा पड़ा।
युवाओं को लगा कि उनकी आवाज और सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठता है कि टिकटॉक वहां बैन क्यों नहीं हुआ? जब अमेरिकन कंपनीज बैन हुई तब टिकटॉक बच गया। इसका रीजन ये है कि टिकटॉक ने एनटीए, जो नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण है, वहां रजिस्ट्रेशन करा लिया था। क्रिटिक्स का कहना है कि नेपाल सरकार ने जानबूझकर टिकटॉक को छोड़ दी, क्योंकि वो चाइना के दबाव और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट है। युवाओं ने इसे चाइना की पैरवी माना और उनका गुस्सा और भड़क गया। क्रांति का विस्फोट हुआ 8 सितंबर को। काठमांडू की सड़कों पर बगावत का ज्वालामुखी फूट पड़ा। संसद भवन के सामने जुटी भीड़ ने नारे लगाए, पुलिस से भिड़ी और फिर ये विरोध धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। संसद भवन पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। प्रधानमंत्री आवास को भीड़ ने घेर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जला दिया। उनकी पत्नी की आग में जलकर मौत हुई। संचार मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के जो घर हैं, प्राइवेट हाउसेज हैं, उन पर हमला हुआ। राष्ट्रपति के आवास पर भी भीड़ ने कब्जा किया। सबसे बड़ा दृश्य तब दिखा जब वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली रिजाइन देकर हेलीकॉप्टर से भागते हुए कैमरों में कैद होते। अब सवाल ये ओ भाई साहब, रिजाइन देकर वो बंदे को सीधा भागना पड़ा, क्योंकि जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं उसको भी डर था इस बात का। है कि ऐसा ही हमारे पड़ोसी देशों में क्यों हो रहा है। ऐसा हूबहू बांग्लादेश में 2024 में हुआ, जब वहां जुलाई क्रांति आई, और श्रीलंका में हुआ 2022 के अरागलिया आंदोलन। नेपाल की बात करें तो वहां की पॉलिटिक्स जो है वो दशकों से अस्थिर रही है। 1990 के दशक से राजशाही, फिर संवैधानिक राजशाही, फिर लोकतंत्र, लेकिन वहां का करप्शन कभी खत्म नहीं हुआ। ओली प्रचंड और देउबा जैसे जो बुजुर्ग नेता हैं वो बारी बारी से सत्ता में आते रहे। यंगस्टर्स को मौका नहीं मिला। जनता का गुस्सा सालों से पकता चला जा रहा था और सोशल मीडिया ने बस चिंगारी का काम किया। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। नेपाल की जो संसद है, वहां किसी भी पार्टी के पास साफ बहुमत नहीं है। ऐसे में 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली, इंटरिम गवर्नमेंट बने। दूसरी, नया इलेक्शन हो। या फिर तीसरी, सेना जो है, फौज जो है, वो सत्ता संभाले। देखो, लास्ट में यही ऑप्शन बचता है, ठीक है। अभी जो जितनी भी जनरेशन थी जो भी चला रहा था नेपाल को, वो सबसे बुजुर्ग जो चलते से पीढ़ी आने लग रही थी, ठीक है। जिसको बोलते हैं शाही, शाही से चलते हुए आने लग रहे थे। किसी भी यंगर्स को, किसी भी आजकल की जनरेशन को, या कोई भी जो उनको समझ सके, उनकी फीलिंग को समझ सके, वैसा कोई नेता था नहीं। आधा गुस्सा तो इसका था। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और नेट को बंद, इन सबको एप्स को बंद करने का मतलब तो कुछ भी नहीं था, बट जो अंदर के भड़ासी जनरेशन ने वो चीज निकाली है, ठीक है। पर ये भी अच्छी बात है कि आजकल की जनरेशन है, उसको मौका मिलना चाहिए। शायद वो कुछ ऐसा करे जो नेपाल की स्थिति है उसमें काफी सुधार आए। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो आजकल की शाह से बनती हुई आने लग रही है, उनके बच्चे मौज काटने लग रहे हैं और नेपाल अभी तक सुधरा नहीं है। बट अभी देखते हैं कि क्या होगा। या तो शाही वाला ही चलेगा, जो उसकी जनरेशन है वो आएगी, या तो फिर लोकतंत्र होगा, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो जो उनकी फौज होती है वो देश को संभालेगी। लास्ट में फिर ऑप्शन वही होता है। बट अभी देखने वाला चीज ये है कि वहां पर चलता क्या है, कि वहां पर सत्ता किस चीज की बैठती है, लोकतंत्र की बैठती है, शाही की बैठती है, या फिर फौज की बैठती है। आगे जाके देखते हैं होता है क्या। जैसे भी डिटेल्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इस आंदोलन से, इस नेपाल से क्या सीखने को मिला है, ठीक है। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री श्याम, सभी को जय बालाजी।